यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 10 मारेगा, ठीक है। टेस्ट 10 है इसका पार्ट वन कहने का मतलब है 1 से लेकर 52 तक क्वेश्चन मैंने कल दिखा दिए थे आपको, और 53 से आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे 100 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। और यहाँ पर देखो टॉपिक मैंने बताया था आपको क्या क्या टॉपिक है। हिस्ट्री का यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, पॉलिटी का 25 है, ठीक है। और यहाँ पर 25 क्वेश्चन यहाँ पर ज्योग्राफी का, प्लस यहाँ पर करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन है। ऐसे करके यहाँ पर 100 क्वेश्चन है इसके, राइट। और इससे पहले मैंने आपको कराया हुआ है यहाँ पर जो यूकेटी का अपना चैनल है, इसका टेस्ट पेपर यहाँ पर 20 नंबर 20 नंबर टेस्ट कराया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो आपका है। आर्ट एंड कल्चर पर पूरा क्वेश्चन करंट अफेयर्स को मिलाकर के यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स के, ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर करंट करेंगे। पूरे स्टैटिक क्वेश्चन वहाँ पर बनाए मैंने, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आप जाके उनको देख सकते हो। क्वेश्चन को मैंने यूट्यूब पे भी कराया है, मार्केट से भी परचेज कर सकते हो, मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से जो अभी उसके बाद यूकेटी का 21 नंबर क्वेश्चन आने वाला है टेस्ट पेपर, वो भी मैं आपको यहाँ से कवर करूँगा, ठीक है। और साथ में जो PT 365 है वो भी मैं आज यहाँ पर शाम को कराने वाला हूँ आपको, राइट। तो जुड़ कर रहना है। PT 365 का हिंदी मीडियम का जो आने वाला है वो आज शाम को डिस्क्रिप्टिव में कराएंगे। आते क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 53 से यहाँ से देखते हैं। 1 से 52 तक तो हो चुके थे, ठीक है, पार्ट 1 में। 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है यहाँ पर निम्नलिखित कथन पर विचार करने। देखते हैं। ताजी बर्फ, शुष्क रेत, आदर्श वाहना और शंकुधारी वन, इनमें से बोले एल्बिडो के अवरोही क्रम को सबसे अधिक और सबसे कम को लेकर के यहाँ पर इनका कौन सा सही क्रम होगा। आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर एल्बिडो के किसी सतह की जो परावर्तक क्षमता होती है उसको दर्शाती है, जिससे यहाँ पर उस सौर विकिरण के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है जो यहाँ पर वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। इसकी यहाँ पर परावर्तित विकिरण और किसी सतह द्वारा प्राप्त कुल विकिरण के अनुपात के रूप में गणना की जाती है। चूँकि विभिन्न प्राकृतिक और यहाँ पर कृत्रिम सतहें सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने में क्षमता में भिन्न भूमिका होती है, इसको लेकर के यहाँ पर इसमें पृथ्वी की सतह पर अलग अलग हिस्सों में एल्बिडो का मान काफ़ी भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि यहाँ पर ताजी बर्फ है उसका 75 से 95, ठीक है। और यहाँ पर शुष्क रेत है इसका होता है 35 से 45 के बीच। और यहाँ पर आदर्श सवाना है 15 से 20। और यहाँ से जो अगला दे रखा है शंकुधारी वन, इसका होता है 5 से 15। तो इस टाइप से जो आंसर हो जाएगा मैंने सबको बता दिया। आप यहाँ पे अपना सीरियल लगा सकते हो, सबसे कम या सबसे अधिक जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा अगर तो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 53 का यहाँ से ए करेक्ट होगा। जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन हो, पूरी मैंने बात जो बताया कोई सब याद रखना है, आपको लिख लेना है इसके बारे में, ठीक है। 54 है निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1 कथन 2, उस उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्र अधिकतम सौर विकिरण प्राप्त करते हैं। मतलब कहने का उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्र हैं अधिकतम सौर विकिरण प्राप्त करते हैं। पहली बात 54 का यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, उपोष्ण कटिबंध में उच्च दाब वाले क्षेत्रों में प्रबुद्ध और विस्तृत मरुस्थलीय क्षेत्र में होने के साथ यहाँ पर विशेषकर स्थलीय क्षेत्र के ऊपर बादलों का आवरण अपेक्षाकृत विरल होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ए भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। आंसर 54 का ए स्टेटमेंट इसका से हो जाएगा, दोनों एकदम करेक्ट है। इसकी व्याख्या भी करें। क्वेश्चन नंबर 55 है, देखते हैं। 55 है कभी कभी यहाँ पर समाचारों में उल्लिखित कोल्ड ड्रॉप जो है मुक्तक किसे सम्मानित होगा। जो कोल्ड ड्रॉप है ये DANA डाना है ना, दाना या DANA डाना, जिसे यहाँ पर कोल्ड ड्रॉप भी कहता है। ये तब होता है जब ठंडी वायु का भूमध्य सागर के तुलनात्मक रूप से जो गर्म जल होता है उसके ऊपर आरोहण होता है। इस तापीय विषमता से तीव्र वायुमंडलीय अस्थिरता उत्पन्न होती है, जिससे यहाँ पर इसके कारण समुद्र की सतह के समीप यहाँ पर गर्म और आर्द्र वायु का तीव्र ऊर्ध्वाधर प्रभाव होता है। इसके परिणामस्वरूप अल्प समय में घने कपासीय मेघ जो होते हैं वो विकसित होते हैं, और विशेषकर स्पेन के कुछ भागों में प्रायः देखने को अधिक मिलता है, और वहाँ पर अत्यधिक वर्षा भी होती है। तो आंसर जो हो जाएगा आंसर इसका ए यहाँ से सही आंसर है। 56 नंबर है निम्नलिखित पर विचार करना है। आकटिक दोलन एओ मध्य और अपर उच्च अक्षांश के बीच यहाँ पर सतही वायुमंडल वायुदाब में होने वाले जो उन परिवर्तनों को वर्णित करता है जो जेट स्ट्रीम में को प्रभावित करते हैं। पहली बात क्या होगी, 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है आर्कटिक प्रतिबद्ध जो होता है, जो आर्कटिक यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन इससे तात्पर्य आइस एल्बिडो फीडबैक मैकेनिज्म के कारण आर्कटिक क्षेत्र अपेक्षाकृत तीव्र उष्मीकरण से होते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर आर्कटिक प्रबंधन उस परिघटना को निरूपित करता है जिसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्वरूप आर्कटिक तथा यहाँ पर अन्य उच्च अक्षांशीय क्षेत्र निम्न अक्षांशों की तुलना में अधिक यहाँ पर तीव्र गति से उष्ण होते हैं, और इस प्रक्रिया में प्रमुख कारण आइस एल्बिडो फीडबैक मैकेनिज्म होता है। दोनों बातें यहाँ से क्या है
57 की करेक्ट है, आंसर हो जाएगा, सॉरी 56 की दोनों बातें करेक्ट हैं, सी यहाँ से सही आंसर है। 57 है अंटार्कटिक अटलांटिक यहाँ पर मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के बारे में विचार करना है। EOMC के कारण ठंडा सतही जल ध्रुवों की ओर तथा यहाँ पर गर्म सघन जल विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता है। पहली बात 57 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर हिम निर्माण के दौरान जो लवण होते हैं आसपास के समुद्री जल में निष्कासित हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर उनकी लवणता और सघनता बढ़ जाती है और अधिक सघन जल नीचे की ओर अवतरण होने के साथ साथ गहराई में दक्षिण दिशा की ओर प्रवाह होने लगता है और समय के साथ साथ गहरा जल उत्प्रवाह द्वारा पुनः सतह पर आ जाता है जहाँ दोबारा गर्म होता है। ठीक है, और ये इस प्रकार महासागरीय परिसंचरण का पूर्ण चक्र होता है। तो पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, EMOC के कमजोर होने की से क्षेत्रीय जो जलवायु में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट समुद्र जल की जो स्तर है उसमें वृद्धि भी शामिल होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से 57 का करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर यदि EMOC और अधिक धीमा होता है तो इसके गंभीर जलवायु परिणाम हो सकते हैं। निरंतर उष्मीकरण और ध्रुवीय हिम के पिघलने से मीठे पानी की जल की बढ़ती आपूर्ति और वर्षा के प्रतिरूपों को परिवर्तित कर सकती है, जैसे दक्षिणी अफ्रीका में जो ऊपर वर्षा की पट्टी है उसका स्थानांतरण, जिससे यहाँ पर व्यापक सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 57 का पहली बात यहाँ से गलत थी, दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है, तो केवल दो सही है। 58 है निम्नलिखित पर विचार करना है, आकृतियों पर देखते हैं। अपवहन गर्त, यारडंग, जुगेन और एस्कर इनमें से कितनी पवन द्वारा निर्मित अपर्दन या अपर्दित भू आकृतियां होंगी? आंसर हो जाएगा 58 का। एक तो यहां से पहला अपवहन गर्त जो है, अपवहन गर्त ये क्या होता है? ये अपवहन गर्त जिन्हें यहाँ पर ब्लो आउट भी कहा जाता है, ऐसे गर्त होते हैं जो पवन द्वारा ढीले कणों के अपसरण से निर्मित होते हैं और ये समानता आकार में छोटे हैं, तो किंतु कुछ मामलों में इनका विस्तार कई किलोमीटर व्यास तक हो सकता है। ठीक है, पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी? ये करेक्ट है। दूसरा बोला है यारडंग जो है ये क्या करता है? ये एक लंबी संकीर्ण और समानांतर जो सेल होते हैं उसमें धारणाएं होती हैं जो अपेक्षाकृत कोमल सेल और सतहों को निरंतर पवन अपर्दन के रूप में परिणाम निर्मित करती हैं। ये समानता प्रचलित पवन दिशा में समानांतर उन्मुख होती है और इसके बीच कठोर सेल की धारियां स्थिर रहती हैं। ठीक है, यारडंग की दिशा प्राय जो प्रमुख पवन है उसकी दिशा को परिवर्तित करता है। ठीक है, सेकेंड हो गया। तीसरा जुगेन, ये जुगेन क्या होता है? जुगेन यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक समतल शीर्ष वाला सरणीबद्ध सेल पिंड होता है। ये समानता कठोर और कोमल सेल परतों के वैकल्पिक क्रम से बना होता है जहाँ पवन द्वारा पर भिन्न भिन्न अपर्दन के कारण कोमल परतें अपेक्षाकृत शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्या बचा है? अगला यहाँ पर एस्कर है ना, एस्कर यहाँ से इसका ये एस्कर जो होता है ये रेत और बजरी से निर्मित लंबे सर्पाकार रिज होते हैं। इनका निर्माण हिमनदों या उसके जो सब ग्लेशियर हैं उसमें बहने वाले जो हिमद्रवी जमा यहाँ पर होते हैं उसके अवसादों से होता है। ठीक है, तो यहाँ से हिमनद प्रक्रियाओं से यहाँ पर संबंधित आकृति होगी, तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी इसका। ठीक है, तो यहाँ से 1, 2 और 3 इसकी बात, 3 बातें यहाँ से करेक्ट है। 59 नंबर है निम्नलिखित तत्वों पर विचार करने। जल डमरूमत एक यहाँ पर संकीर्ण जलमार्ग होता है या जलमार्ग होता है जो दो भूभागों को अलग करता है और जबकि यहाँ पर दो बड़े निकायों को जोड़ता भी है। पहली बात क्या होगी? 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा ठीक है, पहला क्यों करेक्ट है? क्योंकि जल डमरूमत जल का एक संकीर्ण विस्तार होता है जो दो बड़े जलों को निकाय को जोड़ता है और एक विवर्तनिक गतिविधियों के कारण स्थल मंडल या स्थल जल डमरूमत जो होता है उसके मध्य भ्रंश के रूप में कारण उत्पन्न होता है। तो पहली बात सही है। स्थल मंडल या स्थल जो डमरूमत जो है एक संकीर्ण भूगलिहरा जो बड़े दो जल निकाय के अलग करता है जबकि यहाँ पर दो बड़े भूभाग को जोड़ता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। 59 का आंसर सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन 60 प्लेट सीमा प्रकारों के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसको। पहली बात है सीमा का प्रकार, विशिष्ट गतिशीलता, समान निर्मित भौगोलिक आकृति। देखते हैं पहली बात, सृष्टि का पहला है अब सारी प्लेट सीमा ये क्या होगी? प्लेटों के एक दूसरे पे दूर जाती हैं। ठीक है, तो पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से
पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेट अपसारी यहाँ पर सीमा होती है ये तब निर्मित होती हैं जब समान धाराएं गर्म चिपचिपे पिघले हुए पदार्थ को यहाँ पर पृथ्वी की सतह से ओर ले जाती हैं और स्थलमंडलीय प्लेट को अलग करने से होने लगती हैं। ठीक है, और ये पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के भू जो बने अंतराल में प्रवेश करेगा और भू नई परपटी का निर्माण होता है और बड़ी प्लेट एक दूसरे के दूर खसकने लगती हैं। राइट, जिससे ये प्रक्रिया समान और मध्य महासागरीय कटकों के नीचे घटित होती है। इसी कारण यहाँ पर इसे रचनात्मक प्लेट सीमा कहा जाता है। पहली बात यहाँ से गलत होगी, अपसारी सीमा नहीं कहा जाता है। सेकेंड बात है अभिसारी सीमा, प्लेट एक दूसरे के निकट आती हैं और मध्य महासागरीय कटक। सेकेंड बात यहाँ से भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी सीमाओं में प्लेट एक दूसरे से नीचे अधक्षेपित हो सकती है। यह टकराव के परिणाम स्वरूप पर्वत निर्माण हो सकता है। चूंकि इस प्रक्रिया में परस्पर क्रिया में पृथ्वी की जो सतह है उसका क्षरण या विनाश होता है, इसलिए विनाशकारी प्लेट सीमा इनको कहा जाता है। तीसरा, रूपांतरित सीमा क्या है? देखो, रूपांतरित सीमा जो है ये सारी प्लेट सीमा के साथ मैग्मा के असमान निष्कासन के साथ प्लेट खंडों में विभेदक के रूप में देखी जाती हैं। ये बात इसकी सही है। ठीक है, और इसे संरचनात्मक सीमा भी कहा जाता है। केवल 3 बात करेक्ट है, मत तीसरी बात तो एक स्टेटमेंट यहाँ से सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित पर विचार करने। मैक्सिको का पठार, मालवा का पठार, पैटागोनिया और स्नेक नदी का पठार, इनमें से कितने अंतर पर्वतीय पठारों के उदाहरण होंगे? आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर। अंतर पर्वतीय जो पठार होता है ये वे होते हैं जो वलित पर्वत श्रेणियों की सीमा पर स्थित होते हैं या आंशिक रूप से उससे घिरे होते हैं। इनका निर्माण भू परपट्टी या ऊर्ध्वाधर हलचलों के कारण होता है, जो लगभग क्षैतिज चट्टानों की सतहों की समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंचाई तक उठा लेते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 61 का जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो जिसका आंसर हो जाएगा ये सिर्फ एक यहाँ से होगा 61 का। ये कौन सा होगा इसमें यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, इसमें थोड़ा आपको रीड करना होगा। अंतर पर्वतीय पठार हो जाएगा, वलित पर्वत श्रेणियाँ, पेटागोनिक, इसका आंसर शो नहीं हो रहा है। ग्रेट कैनियन, पिरामिड वाटर, इसका आंसर यहाँ पर इसमें कोई शो नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को जाके देखना है ना, कि जो अंतर पर्वतीय पठार के बारे में मैंने आपको एग्जांपल बता दिया क्या क्या इसके एग्जांपल होते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से कवर करना है इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें चारों ऑप्शन में इसमें नहीं दे रहा है। राइट, आते क्वेश्चन नंबर 62 में मिस्टेक हो सकता है दिया हो, या एक बार आप रीड कर सकते हो उसको। क्वेश्चन 62 नंबर है, यहाँ पर बोले निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने। खगोलीय स्थिति और यहाँ पर ज्वारी इसके प्रभाव दे रखे हैं। यहाँ पे बोला है उपभू। ठीक है, पहली बात है 62 का बोला है उपभू, तो पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यह घटना तब घटित होती है जब पृथ्वी के सूर्य से निकट होती है, जिससे यहाँ पर असमान रूप से उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। पहली बात यहाँ से गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उपभू जो है चंद्रमा की कक्षा में वह स्थिति होती है जब पृथ्वी के निकट सबसे निकट होता है, और इस अवस्था के दौरान चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्रबल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप असमान स्तर के रूप में यहाँ पर उच्च ज्वार और समान रूप से निम्न ज्वार आते हैं। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। ठीक है, अगला है सेकेंड बात, बोले अपभू। अपभू क्या होता है? देखो, अपभू होता है चंद्रमा की कक्षा के वह बिंदु जब वह पृथ्वी से दूर होता है। ठीक है, दूर होता है और इस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप ज्वार भाटा का परास औसत कम होता है। गलत हो जाएगा। तीसरा, उपसौर क्या होता है? उपसौर जो होता है इसको देखते हैं। उपसौर पृथ्वी का कक्षा में वह स्थिति जो या जब पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है, जो समान 3 जनवरी के आसपास घटित होती है। ठीक बात, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा, अपसौर क्या होता है? अपसौर पृथ्वी की कक्षा में वह स्थिति होती है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित होता है और समांतर 4 जुलाई के आसपास होती है। यह अवस्था सूर्य के जो ज्वारी प्रभाव उसको कम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर औसत कम ज्वारी परास उत्पन्न होता है। चौथी बात भी गलत, चारों बातें गलत है। आंसर क्या होगा? आंसर पूछा है सही कौन सा है, तो कोई सही नहीं है, डी। 63 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2। इस समय जनवरी में दक्षिण गोलार्ध में उपोष्णकटिबंधीय जल उच्च वायुदाब पेटी जो होता है मुख्यतः महासागर के ऊपर स्थित होती है, और तथा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अफ्रीका दक्षिण अमेरिका जैसे यहाँ पर जो महाद्वीप हैं उसमें बारिश हो जाती हैं। पहली बात 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा, जनवरी में दक्षिण गोलार्ध भूभाग के आसपास के जो महासागर उसकी तुलना में अधिक तीव्र गर्म होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप महाद्वीपों पर निम्न वायुदाब रहता है। सेकेंड बात यहाँ से
करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 64 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। क्षेत्र और वर्षा का वितरण यहाँ पर दे रखा है, यह विवरण देखते हैं इसको। पहली बात, पश्चिमी घाट उप हिमालय क्षेत्र मेघालय की पहाड़ियाँ, पहली बात होगी। पहली बात यहाँ से इसका जो स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। सेकेंड बात यहाँ से ये बोला पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली हरियाणा यहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा बोला है, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से जो है ये सेकेंड बात यहाँ से आपकी ये भी करेक्ट है। तीसरा, गुजरात के दक्षिण भाग में पूर्वी तमिलनाडु कच्छार घाटी जो है उससे मणिपुर के बीच यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये भी सही है, ठीक है। तीनों बातें यहाँ से सही है। 64 का आंसर सभी यहाँ से करेक्ट है, सी। 65 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 3। सुनामी खुली महासागर की तुलना में तटीय क्षेत्रों में अधिक विनाशकारण बनती है, पहली बात। 65 का पहला स्टेटमेंट जो रहेगा इसका यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, गहरे महासागर के जल में सुनामी की तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होती है और तरंगों की ऊंचाई कम होती है, यह भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, जैसे ही सुनामी तटीय उथले जल में प्रवेश करती है उसकी गति कम हो जाती है लेकिन तरंगों की ऊंचाई बढ़ जाती है, यह भी बात करेक्ट है। तीनों यहाँ पर क्या है, व्याख्या कर रहे हैं, ये यहाँ से करेक्ट है। 66 है, निम्नलिखित पर विचार करने सूखे के प्रकार और विवरण देखते हैं इसको। 66 को, पहला कृषि सूखा, यहाँ से क्या होगा, कृषि सूखा जो है यहाँ पे ये इसमें जो मृदा नमी सूखा भी कहा जाता है। जहाँ भी तब होता है जब फसलों को बनाए रखने के लिए मृदा नमी अपर्याप्त हो जाती है जिससे यहाँ पर उत्पादन क्षमता कम हो जाता है और इससे फसलें खराब हो जाती हैं। जिन क्षेत्रों में कुल फसल का क्षेत्र 30% से अधिक होता है वो सिंचित होते हैं, ठीक है। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, जल विज्ञान संबंधी सूखा, जल विज्ञान संबंधी सूखा है यहाँ से ये इस प्रकार का सूखा तब उत्पन्न होता है जब नदियों, झीलों, जलाशय और जल भूरत्तों जो होते हैं उसका जलस्तर समान स्तर के नीचे गिर जाता है क्योंकि यहाँ पर इन वर्षा भंडारों का पर्याप्त रूप से नहीं भर पाते हैं। सेकेंड गलत हो जाएगा, ये कुछ और बोला है यहाँ पर। तीसरा, पारिस्थितिक सूखा, आप लिख सकते हो कि एक बारे में इनके। पारिस्थितिक सूखा वो होता है जब जल की कमी प्राकृतिक परितंत्रों में कामकाज की उत्पादकता को बाधा डालती है जिससे यहाँ पर पारिस्थितिक तनाव या पर्यावरणीय क्षति होती है। तो ये बात कुछ और यहाँ पर बोल रहे हैं, है ना। तो सिर्फ यहाँ से पहली बात करेक्ट है, बाकी आप दोनों बातें जो मैंने बताई आप लिख सकते हो इसके। 66 का आंसर एक यहाँ से एक सही हो जाएगा। 67 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। बोर्ड और मुख्यालय, बोर्ड और मुख्यालय इसके दे रखे हैं। 67 पहला इसमें है तंबाकू बोर्ड। तंबाकू बोर्ड यहाँ पर 1 जनवरी 1976 को तंबाकू बोर्ड का अधिनियम 1975 की धारा 4 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में हुआ था। इसका नेतृत्व अध्यक्ष करते हैं और इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले में स्थित है, न कि बेंगलुरु कर्नाटक। रबर बोर्ड, रबर बोर्ड एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन रबर अधिनियम 1947 के तहत किया गया था। यह वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। इसका नेतृत्व केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष करेगा, ठीक है। सेकेंड यहाँ से करेक्ट है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये केरल के कोट्टयम में स्थित होगा, सही है। चाय बोर्ड, चाय बोर्ड का गठन चाय अधिनियम 1953 के तहत यहाँ पर वैधानिक निकाय के रूप में हुआ था और ये भारत के चाय उद्योग के विकास के लिए सर्वोत्तम संगठन होगा। इसका जो इसमें यहाँ पर भारत सरकार के नियुक्त 30 सदस्य यहाँ पर होते हैं जो चाय क्षेत्र से संबंधित हेतु को लेकर प्रतिनिधित्व करते हैं। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में, असम गुवाहाटी में नहीं है, गलत हो गया। मसाला बोर्ड 1987 में गठन किया गया था 1986 अधिनियम के तहत, ठीक है। और ये कोच्चि, तो यहाँ से ये बात सही है। 2 और 4 इसका करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 67 का बी। 68 है, भारत में जल उपयोग के संबंध में विचार करना है। देश में सतही जल और भूजल दोनों का उपयोग में कृषि की हिस्सेदारी लगभग 9/10% है। यह 9/10% भाग 9 से 9वां भाग इसका है। तो पहला क्या होगा, 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, सतही जल के उपयोग में घरेलू क्षेत्र की हिस्सेदारी औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में काफ़ी कम है। सेकेंड बताने से गलत, क्योंकि यहाँ पर इसके विपरीत औद्योगिक क्षेत्र की सतह में जल का केवल 2% है, ठीक है। जबकि यहाँ पर भूजल का 5% उपयोग होता है और यहाँ पर घरेलू उपयोग द्वारा सतही जल का करीब 9% उपयोग होता है।
ठीक है, तो ये बात अधिक हो जाएगी, इससे तो गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से आंसर 68 का। 69 नंबर है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। राइन, टेम्स, सीन, एल्बे, उपयुक्त में से कितनी नदियाँ उत्तरी सागर में गिरती हैं? आंसर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर। उत्तरी सागर में अटलांटिक महासागर का एक उथला उत्तरवर्ती भाग है जो ब्रिटिश द्वीपों और यहाँ पर पश्चिमी यूरोप की मुख्य भूमि के पास स्थित है। इसकी सीमाएं पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन, उत्तर पश्चिम में आर्केनी एंड सेल्टलैंड समूह और उत्तर पूर्व में नॉर्वे, पूर्व में डेनमार्क, दक्षिण पूर्व में जर्मनी और नीदरलैंड तथा दक्षिण में बेल्जियम और फ्रांस से लगती हैं। ठीक है, राइन नदी पश्चिमी यूरोप की एक क्या है, प्रमुख नदी है जो ऐतिहासिक और यहाँ पर आर्थिक दृष्टियों को लेकर यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये नदी पूर्वी मध्य स्विट्जरलैंड में अरपस पर्वत में स्थित है। ठीक है, और तथा यहाँ पर नीदरलैंड से होते हुए उत्तरी सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा है आपका टेम्स। टेम्स जो है ये दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के तट पर विशाल टेम्स का मोहना बनाती है ना, और ये लंदन शहर के बीच पर गुजरते हुए पूर्व की दिशा की ओर बहती है और यहाँ पर ये उत्तरी सागर में विलीन हो जाएगी। अगला है सीन। सीन जो हो जाएगा आपका यहाँ से, सीन के बाद यहाँ पर आपका आएगा एल्बे, है ना, हाँ एल्बे, टेम्स हो गया, राइन हो गया, 3 इसमें कौन, एक ये हो जाएगा, 2 है, और एल्बे जो है, हाँ जो मध्य को यहाँ पर मध्य यूरोप में आपकी एल्बे आ जाएगी। ठीक है, 6 गणराज्य जो एल्बे होगी है मध्य यूरोप में आएगी, राइट, तो एल्बे यहाँ पर इसमें नहीं आएगी। और जो सीन है, सीन इसी में आएगी आपकी उत्तरी सागर में। तो 1, 2 और 3 यहाँ से आंसर है, चौथी यहाँ से गलत होगी, एल्बे, है ना, चौथी यहाँ से गलत होगा। आंसर क्या हो जाएगा, कितनी उत्तरी सागर में गिरती हैं, तो 69 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 70 है, फियोर्ड के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसमें, फियोर्ड लंबे, संकीर्ण और गहरे अंतर्देशीय जलमार्ग होते हैं जो आमतौर पर लंबवत चट्टानी ढलान से यू आकार की घाटियों में पाए जाते हैं। 70 नंबर का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, फियोर्ड समानता अपने समुद्री मुहाने के पास सर्वाधिक गहरे होते हैं और अंतर्देशीय छोर की ओर उत्तरोत्तर उथले होते जाते हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो फियोर्ड है आमतौर पर अपने मध्य और जो ऊपरी हिस्सा होता है उसके भागों में समुद्र की ओर मुहाने के पास तुलना में अधिक गहरे होते हैं, और गहराई के साथ साथ यह प्रतिरूप हिमनद के उद्गम स्थल के पास उनकी उच्च अपर्दन शक्ति के परिणाम होते हैं, जहाँ हिम की गति सर्वाधिक होती है और मुहाने पर अपेक्षाकृत उथले और अवरोधों के कारण अनेक फियोर्ड गहराई के जल संचरण का कम होता है, जिसके परिणामस्वरूप तली जल में स्थिरता उत्पन्न होती है जो प्राय हाइड्रोजन सल्फाइड युक्त कृष्ण पंख समृद्ध होता है। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से एक सही है। 71 है, भारत में सुपारी उत्पादन के संबंध में विचार करना है। भारत में विश्व के सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक, कुल यहाँ पर वैश्विक उत्पादन क्षमता इसकी 50% से अधिक हिस्सेदारी है। पहली बात यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। दूसरा, भारत में सुपारी उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, इसके बाद केरल और असम का स्थान आता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, नेपाल, मलेशिया तथा मालदीव भारत में सुपारी का प्रमुख निर्यातक गंतव्य में शामिल है। तीनों बातें करेक्ट हैं, 71 का आंसर डी। 72, निम्नलिखित पर विचार करने, कथन 1, कथन 2। यदि शीतलन की दर पर्याप्त रूप से तीव्र हो जाती है तो वायु के पूरी तरह से संतप्त न होने के लिए संग्रहित हो सकता है। पहली बात 72 का पहले से स्टेटमेंट क्या होगा, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अतिरिक्त नमी तभी जो तप द्रवी जल या रूप में मुक्त होती है जब यदि तापमान पर्याप्त रूप से कम हो और यह ठोस के रूप में जैसे बर्फ या हिम के रूप में हो तो मुक्त कर सकता है। इस प्रकार अदृश्य जलवाष्प का द्रव्यमान या दृश्यमान अथवा ठोस रूप में रूपांतरण संघनन के रूप में जाना जाता है। संघनन तभी प्रारंभ होता है जब वायु का तापमान उसांक बिंदु से नीचे गिर जाता है और जिससे वायु अपनी संपूर्ण आर्द्रता वाष्प रूप में धारण करने में असमर्थ हो जाती है। सेकेंड बात सही है। संघनन हमेशा वायु में उपस्थित कणों की परता होता है। ये कण धूल, धुंध, महासागर, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे यहाँ पर हो सकते हैं जो जलवाष्प में संघनन के लिए सतह प्रदान करते हैं। जैसे कणों को आर्द्रता ग्राही नाभिक कहा जाता है। तो सेकेंड बात से करेक्ट है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। 72 का जो आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से डी करेक्ट है, क्योंकि पहली बात गलत थी, दूसरी सही है। 73 है, हिमालय पर्वतमाला
के बारे में विचार करना है। हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊपरी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और ये एकमात्र ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम के पूर्व की ओर निरंतरता बनाए रखती है। पहली बात 73 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरा, हिमालय पर्वतमाला मुख्य रूप से अस्थिर संचलन संपीड़ित के कारण निर्मित रूपांतरित चट्टानों से बनी होती है, जिसके परिणामस्वरूप इसका भूभाग अत्यधिक विदरित और असमान होता है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है। आंसर यहाँ से सी। 74 है निम्नलिखित नदियों पर विचार करना, चंबल, केन, नर्मदा, बेतवा, सोन। इनमें से कितनी नदियां आयताकार प्रवाह अपवाह प्रतिरूप के प्रदर्शित करेंगी। आंसर हो जाएगा 74 का जो अपवाह करेंगी इसमें। ये एक तो यहां से जो पहला स्टेटमेंट है ये आयताकार अपवाह जो प्रतिरूप है, इसमें उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर भ्रंश हुआ होता है और जिनकी नींव मजबूत और कठोर चट्टानें होती हैं। ऐसे भूभागों में नदियां सबसे कम प्रतिरोध वाले मार्ग का अनुसरण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक तो अफवाह प्रतिरूपण जो होती है प्राय किसमें, एक तो विंध्य पर्वत श्रृंखला में, चंबल, ठीक है, बेतवा, राइट, केन जैसी नदियों में यहाँ पर प्रतिरूप प्रदर्शित करती हैं। सोन यहाँ पर नर्मदा इसमें नहीं होगा। तो यहाँ से 3 बातें इसकी करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में शीतकालीन वर्षा और ओलावृष्टि होती है। पहली बात यहाँ से 75 का करेक्ट है। दूसरा, पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून के समय पूर्व आगमन प्रमुख भूमिका निभाता है। सेकेंड बात यहाँ से यह भी सही है क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में अत्यधिक तापमान के कारण उच्च वायु का परिसंचरण उलट जाता है और यहाँ पर पूर्वी जेट स्ट्रीम पश्चिमी जेट स्ट्रीम का स्थान लेती है, जो यहाँ पर तिब्बत पठार के तापमान की अधिकता के परिणामस्वरूप विकसित होती है। ये पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रायद्वीप भारत में बहती है और ये लगभग 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर केंद्रित होती है। ये भारतीय मानसून के स्वयं पूर्व आगमन के महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। आंसर यहाँ से दोनों बातें सही है, तो 75 का सी। 76 है, बैंककारी विधि अधिनियम 2025 के बारे में विचार करना है। इस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 सहित यहाँ पर बैंकिंग संबंधी 5 विधियों को संशोधन किए गए हैं। पहली बात 76 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इस अधिनियम में सभी यहाँ पर प्रावधान अप्रैल 2025 में इसकी अधिसूचना जारी होने की तिथि से स्वतः प्रवृत्त हो गए थे। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर यह अधिनियम 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था और इसके प्रावधान केंद्र सरकार और निर्धारित जो तिथि है उसके प्रवृत्त होने थे, लेकिन यहाँ पर 1 अगस्त 2025 में प्रवृत्त हुए थे। तो बात गलत हो जाएगा। इस अधिनियम के उद्देश्य में एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के शासन के मानकों के अंकेक्षण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ये सुधार करना है, ये बात करेक्ट होगा। दूसरा गलत है, पहली बात सही है। 1 और 3 सही है। आंसर यहाँ से 76 का ए करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 77 है, इसमें बोले जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ICJ के यहाँ पर जुलाई 2025 में परामर्श दाती यहाँ पर मत है उसके संबंध में विचार करना है। ICJ ने अभी निर्धारित किया कि यहाँ पर गंभीर यहाँ पर जो क्षति है जलवायु की, इसको यहाँ पर रोकने में राज्यों की विफलता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोषपूर्ण कार्य होगा। पहली बात यहाँ से 77 को जो स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है यहाँ से। सेकेंड बात है, इस परामर्शदायी यहाँ पर मत के अनुसार जलवायु संरक्षण एक बाध्यकारी दायित्व है जो केवल प्रभावित राज्य की सहमति से ही परिवर्तनीय होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर यद्यपि ये परामर्शदात्री मत बाध्यकारी नहीं है, फिर भी यहाँ पर ये अंतर प्रामाणिक है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को स्पष्ट करता है। इसके लिए यहाँ पर प्रभावित जो राज्य की सहमति है उसकी आवश्यक नहीं होती है, ये सार्वभौमिक रूप से लागू होती है, जिसका अर्थ होता है कि ये सभी राज्यों को दायित्व को कोई भी यहाँ पर प्रभावित राज्य इसका आह्वान कर सकता है। इस मत के अनुसार राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निजी निगमों के द्वारा बनाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के विनियमित करना आवश्यक होगा। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 यहाँ से सही हो जाएगा। आंसर 77 का करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 78 है, राष्ट्रीय राज्य जलमार्ग नेशनल वाटरवेज 57 जो उसके बारे में विचार करना है। ये असम में पूर्ण रूप से कोपली नदी के समानांतर और इसकी लंबाई 46 किलोमीटर है। पहली बात यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, वर्ष 2014 के बाद पहली बार अगस्त 2025 में नेशनल वाटरवेज
57 पर माल ढुलाई का परीक्षण किया गया। सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी, ये करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें एकदम सही है। क्वेश्चन 79 देखते हैं, इसका आंसर सी यहाँ से सही है। 79 नंबर है, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के बारे में विचार करना है। IEMI, ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, जो अपना UKT का टेस्ट कराया था वहाँ पर हमने इस टाइप का क्वेश्चन IEMI के बारे में कराया था। ये नीति आयोग द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम की प्रगति का आकलन करता है, उसके लिए लॉन्च किया गया था। एक समग्र सूचकांक है। पहली बात 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, नीति आयोग इस बार इंपॉर्टेंट है, जो इसका 15 साल पूरा हो रहा है, ठीक है। सेकेंड बात है, वर्ष 2024 में 15 साल पूरा हो चुका है, 15 से 25 है ना। वर्ष 2024 में 24 की IEMI रैंकिंग में महाराष्ट्र समग्र रूप से शीर्ष पर रहा है और इसके बाद दिल्ली और चंडीगढ़ का स्थान था। 79 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सूचकांक में 2024 के निष्पादन संबंधी जो बिंदु थे उसके अनुसार दिल्ली समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद महाराष्ट्र और चंडीगढ़ का स्थान आता है। ओनली वन करेक्ट है, आंसर ए। क्वेश्चन 80 है, होप मिशन के बारे में विचार करना है, देखते हैं इसको। ये एक भूमि आधारित एनालॉग मिशन है जिसे ग्रही मिशनों के हेतु चालक दल की तैयारी का आकलन करने के लिए क्रम अंतरिक्ष एजेंसी जो परिसंपत्ति है परिस्थिति है उसका अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया था। पहली बात 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसरो के समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो है उसके नेतृत्व वाला ये मिशन मंगल जैसी पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण तुषोकार संचालित किया जा रहा है। सेकेंड बात 80 का जो सेकेंड स्टेटमेंट होगा ये करेक्ट है, अभी दोनों बातें यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 81, आयुर्वेद आहार के संबंध में विचार करना है। ये आयुर्वेद के समग्र आहार सिद्धांतों के अनुरूप विकसित किए गए खाद्य उत्पादों को संदर्भित करता है। पहली बात करेक्ट है। इसके तहत केवल वही व्यंजन अनुमान है जो खाद्य सुरक्षा और मानक आयुर्वेद आहार विनियमन 2022 की अनुसूची ए में सूचीबद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथों से लिए गए हों। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें करेक्ट हैं आयुर्वेद आहार के बारे में, आंसर यहाँ से सी। 82 82 नंबर, 16वीं शेर संख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित पर विचार करना है। लगभग 32% वृद्धि के साथ यहाँ पर शेरों की संख्या में 674 से अधिक बढ़कर 891 हो गई है। पहली बात 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, वर्तमान में जो शेर हैं उनकी आधे से अधिक संख्या संरक्षित क्षेत्रों के बाहर मेजोग प्रदेश में पाई गई है, एकदम बात करेक्ट है। दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, शेरों के अधिकतम क्षेत्र की कमी के कारण वर्ष 2015 में स्तर की तुलना में पारिस्थितिक संपर्कता में कमी आई है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि शेरों की अधिवास क्षेत्र में 22,000 वर्ग किलोमीटर बढ़कर 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया, इससे पारिस्थितिक संपर्कता में वृद्धि हुई है, न कि कमी हुई है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर ए सही है। 83 कैच ग्रांट प्रोग्राम के बारे में विचार करना है। इसे इंडिया AI इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन और नेशनल कैंसर ग्रिड द्वारा कैंसर देखभाल में AI आधारित समाधान को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था। पहली बात 83 का ऐसे करेक्ट है। दूसरा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति परियोजना 50 लाख रुपए तक यहाँ पर वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाता है और सफलतापूर्वक स्केल अप करने वाली परियोजनाओं के लिए एक अतिरिक्त निधि उपलब्ध होती है। सेकेंड बात भी इसकी सही हो जाएगी। तीसरा, केवल सरकारी अस्पताल और सार्वजनिक अनुसंधान संस्थान कैच ग्रांट प्रोग्राम में आवेदन करने के पात्र होंगे। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पात्रता दायरा होगा ये व्यापक होगा, जिसमें यहाँ पर स्टार्टअप्स, हेल्थ टेक कंपनियाँ, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक और निजी दोनों यहाँ पर अस्पताल शामिल होंगे। तो तीसरी गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 83 का ए बात यहाँ से सही है। 84 है, टाटो सेकेंड जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित पर विचार करना है, किससे प्रभावित हुई है। आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश से। टाटो 2 जल विद्युत परियोजना एक 700 मेगावाट जल विद्युत परियोजना है जिसे अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में प्रस्तावित किया गया है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 8,146 करोड़ रुपए निवेश को स्वीकृति प्रदान की थी। एशियन भारत वस्तु व्यापार समझौता के बारे में विचार करना है। इसी वर्ष 2009 में हस्ताक्षरित किया गया था। यह वर्ष 2010 में प्रभावी हुआ था। पहली बात 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इस समझौते की समीक्षा एवं आधुनिकीकरण के प्रयासों के तहत भारत में नई दिल्ली में एटिगा संयुक्त समिति की 10वीं बैठक की मेजबानी की थी। सेकेंड बात
सेकेंड बात यहाँ से 85 का जो रहेगा ये करेक्ट है। दोनों बातें क्या है यहाँ से सही है। आंसर यहाँ से पहला और दूसरा करेक्ट है। अच्छा तीसरा स्टेटमेंट भी दिया यहाँ पे फिलहाल दोनों बातें करेक्ट हैं इसकी, ठीक है। तीसरा है भारत के वैश्विक व्यापार एशियन की लागत 1/4 हिस्सेदारी है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर एशियन भारत के वैश्विक व्यापार में लगभग 11% हिस्सा है, जो वर्ष 2024-25 में लगभग 123 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर था। तो ये बात गलत हो जाएगी। 1-2 करेक्ट है, ये आंसर है। 86 नंबर है इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव के बारे में विचार करना है। इसे 5 इंडो बर्मा देशों में रामसर नेशनल फोकल पॉइंट द्वारा आयुष्मान के एशिया इस क्षेत्रीय कार्यक्रम है उसके सहयोग से संयुक्त रूप से विकसित किया गया। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। संचालन समिति के नेतृत्व में आयुष्मान इस इनिशिएटिव के लिए सचिवालय के रूप में काम करेगा। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। 87 है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेबल कॉइन का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इनमें से कौन है जो स्टेबल कॉइन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर बी, सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर जारी किया गया टोकनाइज्ड कैश जो फिएट संपत्ति भंडारों को समर्थित होता है। बी क्या होगा यहाँ से 87 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। स्टेबल कॉइन्स जो है ये बिटकॉइन और यहाँ पर अन्य क्रिप्टो करेंसी के समान डिजिटल इकोसिस्टम में काम करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति के होते हैं और ये पीयर टू पीयर लेन देन को सक्षम बनाते हैं और केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है भारत में मूंगफली के उत्पादन के संबंध में विचार करना है, निर्यात के संबंध में। भारत विश्व में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहली बात 88 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा गलत है, क्योंकि यहाँ पर समान भार और आधार पर मूंगफली और मांस की तुलना में अधिक प्रोटीन और अंडों की तुलना में लगभग दोगुना प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पर एक तिलहन फसल के रूप में मूंगफली का लगभग 40% से 53% तक तेल होता है और भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक है, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी, चीन के बाद भारत का स्थान आता है। मार्च और अक्टूबर में हार्वेस्टिंग के कारण भारत में मूंगफली जो है पूरे वर्ष उपलब्ध रहती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया भारत में मूंगफली निर्यात के गंतव्य रहे हैं। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये तीसरी बात जो यहाँ से रहेगी इसकी ये करेक्ट है। तो 2 और 3 यहाँ से इसके सही हो जाएंगे। आंसर 88 का बी। 89 है 89 नंबर क्वेश्चन कोनोकार्पस वृक्ष के संबंध में विचार करना है। इसी प्राय ग्रीन डेजर्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इसमें स्थानिक कीटों, पक्षियों और स्तनधारियों के लिए पर बहुत कम या पशु खाद्य के अथवा अधिवास की सुविधा को नहीं मिलती है इसमें। 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा इसकी जड़ प्रणाली उथली और गैर आक्रामक होती है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो कर्नोकॉर्पस है इसकी जड़ प्रणाली गहरी और अत्यंत आक्रामक होती है जो बड़ी मात्रा में भूजल का दोहन करती है, जिससे यहाँ पर आसपास की वनस्पति और स्थानीय जल उपलब्धता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह आक्रामक जड़ें फुटपाथ, भूमिगत पाइपलाइन उसके भवनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो सेकेंड गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट है, आंसर ए। क्वेश्चन 90 है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के बारे में विचार करना है। इसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया था। पहली बात 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा ये राष्ट्रीय स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, जिसे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम कहा जाता है, इसको लागू होने के लिए उत्तरदायी है। सेकेंड बात 90 का सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। तीसरा NAMP के अंतर्गत सभी स्थानों पर नियमित रूप से अमोनिया, NH3 और सीसा PB सहित यहाँ पर 8 प्रमुख जो वायु प्रदूषकों की निगरानी की जाती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से इसकी गलत होगी क्योंकि यहाँ पर NAMP के अंतर्गत सभी स्थानों में नियमित रूप से 4 प्रमुख वायु प्रदूषकों की निगरानी, जिसमें से सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर PM10, फाइन पर्टिकुलर मैटर PM2.5 आदि इसके जो हैं वो होते हैं शामिल। तो ये बात गलत होगा, 1-2 करेक्ट है, आंसर है। 91 है निम्नलिखित पर विचार करने प्रजाति है ना, प्रजाति और यहाँ पर आयुष्मान संरक्षण की स्थिति क्या होगी इसकी देखते हैं। पहला बोला है इंडियन वल्चर गंभीर रूप से संकटग्रस्त। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड रेड हेडेड वल्चर सुबेद या वल्नरेबल, सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त में है, ना कि वल्नरेबल या सुबेद। इजिप्टियन वल्चर संकटग्रस्त में, इजिप्टियन वल्चर विश्व का एकमात्र टूल
यूजिक वल्चर होने के साथ साथ यूरोप का सबसे छोटा और लंबी दूरी यात्रा करने वाला एक यूरोप का एकमात्र वल्चर है। ठीक है, तो ये वल्चरों को लगभग 80% हाइबेरियन प्रदीप में मिलता है। ये यहाँ पर आइसोइन के तहत संकट की श्रेणी में शामिल है। ये बात सही है। 1 और 3 दो बातें सही है। 92 PRATUS प्रत्यूष टेलीस्कोप के संबंध में विचार करना है। ये एक रेडियो टेलीस्कोप है जिससे ब्रह्मांड के रीआइजेनेशन युग के संबंधित उदासीन हाइड्रोजन से आने वाले संकेत के अध्ययन के क्रम को चंद्रमा के दूरस्थ भाग को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखता है। पहली बात, 92 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया जा रहा है। सेकेंड बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसे टेलीस्कोप में रमन इंस्टीट्यूट जो है बेंगलुरु द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और वित्त पोषित स्वयं संस्थान होगा। दोनों बातें करेक्ट है। 92 का आंसर सी यहाँ से सही है। 93 अप्रवास और विदेशियों जो निवेशक विषयक आदेश है उसके बारे में विचार करना है। विदेशी विषयक अधिकरण आदेश 1964 को स्थानांतरित करने के साथ साथ ये विदेशियों के विषयक अधिकरण को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करता है। 93 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, विदेशियों के विषयक अधिकरण द्वारा उन व्यक्तियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने के साथ निरोध का आदेश दिया जा सकता है जिनकी राष्ट्रीयता विवादित है और वे ट्रिब्यूनल के साथ समक्ष उपस्थित होने के विफल रहते हैं या नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम करेक्ट बता रहा है, सही बता रहे हैं। आंसर क्या होगा 93 का सी करेक्ट है। 94 देखते हैं यहाँ से। 94 है नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट के बारे में विचार करना है। भारत की कुल प्रजनन दर TFR वर्ष 2023 में घटकर 1.5 रह गई है जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। पहली बात, 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2023 में घटकर 1.9 रह गई थी जो प्रतिस्थापन दर से 2.1 से नीचे है और ये गिरावट 2 वर्षों में पहली बार दर्ज की गई है और 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में TFR को प्रतिस्थापन स्तर पर कम पाया गया। सेकेंड, 2023 के अनुसार भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या अनुपात को लगभग 10% बताता है ना। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इस रिपोर्ट में वृद्धि होती जनसंख्या की प्रवृत्ति को रेखांकित किया गया जिसके अनुसार 2023 में भारत की 9.7% जनसंख्या 60 वर्ष से उससे अधिक आयु की थी जो केरल में वृद्ध जनसंख्या के अनुपात से सबसे अधिक है जहां लगभग 15% जनसंख्या 60 वर्ष से ऊपर की है। सेकेंड बात करेक्ट है, पहली गलत थी। आंसर बी सही पूछा है। 95 नंबर है हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क के बारे में विचार करना है। ये जिनेवा स्थित स्वतंत्र और गैर लाभकारी संगठन है जो स्वास्थ्य नियामक को एक मंच लाकर स्वास्थ्य क्षेत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित प्रभावी रूप से बढ़ावा देने में सहायक होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसके द्वारा पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा देने के क्रम में अपने सदस्यों को पंजीकृत AI आधारित स्वास्थ्य उपकरण को ग्लोबल जो डायरेक्टरी है उस तक की पहुंच प्रदान की जाती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बात एकदम सही है। आंसर यहाँ से 95 का सी। 96 नंबर है यूनाइटेड किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज के बारे में विचार करना है। यह भारत में अवसंरचना निवेश को सुगम बनाने हेतु नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वयन की गई है। पहली बात 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये यूके की परियोजना संरचना और वित्तीय विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए बड़ी संरचना परियोजनाओं को बोली हेतु तैयार बिड रेडी करने पर केंद्रित होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को अनुरूप संधारणी और संरचना परियोजनाओं को प्राथमिकता देना शामिल होगा। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम सही है। यूनाइटेड किंगडम जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर है फाइनेंशियल ब्रिज उसके बारे में, तो आंसर क्या होगा? डी सही है। 97 है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में विचार करना है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रतिवर्ष आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। पहली बात 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष किया जाता है, ना कि यहाँ पर ये शहरी कार्य मंत्रालय। दूसरा, इस सर्वेक्षण के तहत सड़क की धूल अपशिष्ट प्रबंधन, वहां से होने वाले उत्सर्जन, जन जागरूकता तथा कणीय पदार्थों के स्तरों में सुधार जैसे मापदंड के आधार पर नगरों का मूल्यांकन किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, प्रमुख महानगरों में केवल चेन्नई,
PM10 स्तर के संदर्भ में राष्ट्रीय परिवेशी गुणवत्ता मानक को पूरा किया है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 2 और 3 सही है, आंसर बी। 98 है, मत्स्य सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन WTO समझौता के संबंध में विचार करना है। ये WTO का पहला बहुपक्षीय समझौता है जिसमें पारमाणु संधारिता को यहाँ पर केंद्रीय उद्देश्य को बनाते हुए हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने वाली मत्स्य सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाया गया है। पहली बात 98 का यहाँ से जो स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, इसके तहत अवैध, अनुसूचित और अनियमित मत्स्य अत्यधिक दोहन हो चुके मत्स्य भंडार तथा विनियमित खुले समुद्र में मत्स्य से संबंधित गतिविधि को योगदान देने वाले सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाना शामिल होगा। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। दोनों यहाँ से सही होगा। 98 का आंसर सी। 99 नंबर है, प्रोजेक्ट आरोहण के संबंध में विचार करना है। जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्यरत टोल प्लाजा कर्मियों के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया था। पहली बात 99 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। दूसरा, इसके प्रथम चरण में अंतर्गत कक्षा 6 या क्लास 6 से स्नातक तक के 500 विद्यार्थियों तथा स्नातकोत्तर और उच्च अध्ययन की आकांक्षा रखने वाले 50 विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता के साथ यहाँ पर मेंटरशिप और यहाँ पर करियर मॉडल यहाँ प्रदर्शन मार्गदर्शन प्रदान किया जाना शामिल था। सेकेंड बात यहाँ से सही हो जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो गई। सेकेंड बात सही नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट आरोहण में प्रथम चरण में भारत के केयर्स जो क्रियान्वयन के लिए 1 करोड़ निधि के लिए यहाँ पर जो क्रियान्वयन इसका किया जाएगा, ठीक है। और 2025 से मार्च 26 तक यहाँ पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा कि कक्षा 11 से स्नातक तक के, है ना, 11 से स्नातक, यहाँ पर 6 से नहीं होगा, 11 से स्नातक तक के अंतिम वर्ष के जो 500 अभ्यर्थी हैं उनके अभ्यर्थी को 12,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति, स्नातकोत्तर और उच्च अध्ययन की आकांक्षा रखने वाले 50 मेधावी अभ्यर्थी को प्रति व्यक्ति 50,000 की छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करेगा। ये हुआ सही स्टेटमेंट, ठीक है, जो मैंने बताया। ये यहाँ से गलत लिखा हुआ है। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से। आंसर 99 का एक बात इसकी सही है। क्वेश्चन 100 है, नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी जो है उसके बारे में विचार करना है। ये एक एक्यूरेटेड प्लेटफॉर्म है जिसके तहत भारत भर में जमीनी स्तर पर वास्तविक चुनौतियों के समाधान करने वाली फ्रंटियर तकनीकों के सिद्ध और प्रभाव संचालित उपयोग संबंधी जो मामले होते हैं उसका दस्तावेजीकरण करना शामिल होता है। 100 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 100 का ये करेक्ट है। दूसरा, ये रिपोजिटरी मुख्य रूप से तकनीकी नवाचार को प्रदर्शित करने के लिए केंद्रित है, चाहे इसके सामाजिक, आर्थिक या पारमाणिक परिणाम मापन योग्य हो या ना हो। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक कहानी या निम्नलिखित बातों पर प्रकाश नहीं डालना शामिल होगा कि यहाँ पर जैसे कि समस्या का समाधान है, इसमें यहाँ पर उपयोग की गई तकनीकी का विवरण, मॉडल, इससे संबंधित या शामिल भागीदार जो हैं उसमें प्राप्त किए गए मापन योग्य परिणाम और प्रभाव उसके राज्यों के क्षेत्रक या उसके अनुसरण का विस्तार का मार्ग होता है। इस रिपोजिटरी में केवल नवाचार पर नहीं बल्कि यहाँ पर प्रभाव पर भी बल दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से एक बात इसकी सही हो जाएगी 100 की। तो इस टाइप से यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। 53 से आज हमने कराया था, 53 से लेकर 100 तक पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 1 में आपको कल करा चुका था, वहाँ से आप देख सकते हो। और यहाँ पर सुबह में करा चुका हूँ UKT का टेस्ट, यहाँ पर जो कल्चर का है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति का, वो भी आप जाकर देख सकते हो। और शाम में कराएंगे PT 365 हिंदी माध्यम वाली, आपको समझाएंगे वो, ठीक है। उससे भी जुड़ सकते हो आप। एंड करते हैं इसको, टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको अपडेट दे दूंगा कब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।